अभिवादन स्वीकार कीजिए मदन सर का। और आज के लेक्चर में मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो 12th क्लास और ग्रेजुएशन क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए आज के प्रश्न में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि सोवियत संघ के सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। गैराज सेल क्या थी, समझ रहे? सोवियत संघ की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? आप लोग गाड़ी वगैरह बनाने जाते हो तो कहाँ पर जाते हो? किसी गैरेज वगैरह में जाते हो ना? हाँ, किसी गैरेज हो तो यहाँ पर ये गैराज सेल का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा गैरेज जहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह मरम्मत किया जाता है, तो ऐसी बात वहाँ पर नहीं थी। क्या होता है गैरेज सेल? सोवियत संघ में क्या चीज़ था, इसका अर्थ क्या होता है, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है 12th और ग्रेजुएशन के लिए। आइए आप सबों को मैं आज बताता हूं कि सोवियत संघ के सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। समझ रहे? आज का प्रश्न यही है, सोवियत संघ के सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सोवियत संघ, जैसा कि कंटेंट में यहाँ पर सारी बातों को मैंने लिख दिया है पहले से ही बोर्ड के ऊपर, ठीक है। सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, कहने का मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रेंग रहा था, पूरी तरह से चौपट हो गया था। कहाँ का? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्यों चरमराई गई थी। मैं थोड़ा सा फिर से मैं रिव्यू में कर देना चाहता हूं कि सोवियत संघ जो था वह परमाणु बम, परमाणु हथियार को बनाने में और सैन्य साजो सामान को बनाने में धन को पानी की तरह बहा दिया था। हमने बताया था ना, पानी की तरह एकदम बिल्कुल बहा रहा था। जिससे क्या हुआ कि सोवियत, अन्य भी बहुत सारे कारण है लेकिन एक मैं महत्वपूर्ण कारण को बता दे रहा हूं, जिससे सोवियत संघ काफी कमजोर हो गया था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चौपट हो गई। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर आदेशित अर्थव्यवस्था क्या होता है, सोच रहे होंगे ना कि आदेशित अर्थव्यवस्था क्या है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर आदेशित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। आदेशित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक अंतर। आर्थिक अंतर, आदेशित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आर्थिक अंतर। आर्थिक अंतर का मतलब क्या? गरीबी और अमीरी के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाना, अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाना। गरीब और गरीब होते जा रहा था और अमीर होता जा रहा था। तो इसको कहा जाता है आदेशित अर्थव्यवस्था। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से थी। क्या? आर्थिक आधार पर काफी बड़ा भेदभाव हो गया था, अर्थात अमीरी और गरीबी के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया था। तो आदेशित अर्थव्यवस्था समझ गए जी? तो किसकी आदेशित अर्थव्यवस्था किसकी हो गई थी? सोवियत संघ। कह रहे आप लोग इधर देखो ना जी, का आप लोग इधर उधर, मतलब इतनी भी गर्मी नहीं लग रही कि एकदम कॉपी के ही पेज को ही एकदम मार पूरा इससे इससे मारते रहती है? कौन मार रही है? शांत रहिए, समझ राजे। ऐसे लड़कियों को गर्मी ये थोड़ा मौसम के कारण थोड़ी ना लगती है जी ना। कौन कहता है कि लड़कियों की गर्मी, ये गर्मी के मौसम में ये मौसम तेज धूप होने के कारण मतलब लड़कियों को गर्मी लगती है? जी नहीं, कारण वो नहीं है। लड़कियों की आदत होती है एक दूसरे को देख करके आग की तरह हद हद जलना अपने आप में, तो गर्मी तो लगबे करेगी ना। समझ गया जी? तो आदेशित अर्थव्यवस्था है, हल्ला नहीं, आदेशित अर्थव्यवस्था समझ गए। चलिए, आदेशित अर्थव्यवस्था जिसमें गरीबी और अमीरी के बीच काफी ज्यादा खाई बन गई। देखो फिर डिस्टर्ब कर रही हो। गरीबी और अमीरी के बीच काफी ज्यादा खाई बन गई, बहुत ज्यादा डिफरेंस बन गया। यहां तक इस स्टेप तक आपको समझ में आ गया? समझ गया ना जी? अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि सोवियत संघ पूरी तरह से कंगाल हो गया। सोवियत संघ पूरी तरह से क्या हो गया? कंगाल हो गया, एकदम बदहाली के रास्ते पर एकदम बिल्कुल चला आया। काहे कि
सोवियत संघ के साथ जितने भी सारे पूर्वी यूरोप के जितने भी सारे देश था, उसका पिछलग्गू देश जितना भी था, उसको खुश करने के लिए मर्दाना छिड़क रहा था। आई लो, एक मुट्ठी दाना इधर छिटक दिया, एक मुट्ठी धन इधर छिटक दिया, एक मुट्ठी धन उधर छिटक दिया, ताकि वे लोग सब दाना चूक चूक करके रहे और सोवियत संघ का पिछलग्गू बन करके रहे। अब उसको धन लुटाते लुटाते अपने कंगाल हो गया चोट्टा, अपने कंगाल हो गया। जब व्यक्ति जब कंगाल हो जाएगा, उसके पास धन दौलत या रुपया पैसा नहीं रहेगा, काम लग जाएगा, तो तुम अगल बगल से कर्ज मांगेगा कि नहीं? किसी सेठ साहूकार से जाकर के तुम कर्ज उठाएगा कि नहीं? उधार तुम लेगा कि नहीं? अब सोवियत संघ यहाँ पर देखो कि कंगाल हो गया, एकदम गरीबी और अमीरी के बीच एकदम खाई बन गई है। अब जब सोवियत संघ पूरी तरह से कंगाल हो गई, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम समाप्त, एकदम चौपट, एकदम सांप की तरह एकदम रेंग रहा था, जो सरपट भाग रहा था उस वक्त, लेकिन अब रेंग रहा था। अब वो जब गरीब बन गया, सोवियत संघ एकदम पूरी तरह से एकदम जब बर्बाद हो गया, तो सहायता लेने के लिए कौन? सोवियत संघ सहायता मांगने के लिए किसके पास आता है? IMF और WB के पास आया। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक बहुत बड़ा वैश्विक संगठन है, ठीक है। WB का मतलब होता है कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अब इसके पास सोवियत संघ, इन संगठन के पास IMF और WB के पास सोवियत संघ आया कि देखो भैया, मेरी हालात जरा खराब हो गई है, तो थोड़ी मेरी मदद कर दो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। सोवियत संघ आया, इसके पास हाथ फैलाते हुए सोवियत संघ से आकर के सहायता मांगा। किसने सहायता मांगा? अरे सोवियत संघ ने सहायता मांगा ना जी। किससे सहायता मांगा? IMF से और WB से आकर के उन्होंने सहायता मांगा। किससे मांगा? IMF और WB से सहायता मांगी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जब सहायता जब मांगी, तब IMF और WB क्या कहता है कि देख बाबू, तू तो मेरे पास तो आया जरूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम तुमको एक ही शर्त पर सहायता कर सकते हैं। अब सोवियत संघ बोलेगा कि भैया कौन सा शर्त है कि हमको शर्त मानने के लिए कहना पड़ रहा है आपको? कौन सी ऐसी शर्त है? तो सोवियत संघ को एक शर्त पर मदद करेगा IMF और WB। वो कौन सा शर्त है? वो कौन सा शर्त है? शर्त देखिए, IMF और WB ने सोवियत संघ से कह दिया कि देखो यार, सोवियत संघ, आप पिछले क्लास में भी हमने बताया कि सोवियत संघ में कौन सी विचारधारा का शासन था? साम्यवादी विचारधारा। किसका? साम्यवादी विचारधारा। IMF और WB ने कह दिया कि देख, सोवियत संघ में, तुम्हारे देश में साम्यवादी विचारधारा है, तुमको साम्यवादी विचारधारा को छोड़ करके पूंजीवादी विचारधारा की तरफ तुमको लौटना पड़ेगा। क्योंकि IMF और WB को भी डर हो गया होगा कि पूंजीवादी विचारधारा को जब तक ये नहीं धारण करेगा, तब तक हो सकता है हमरो भी पैसे डुबा देगा जो देंगे सो। क्या कि साम्यवादी विचारधारा क्या? वो लोग, साम्यवादी विचारधारा के लोग एकदम परिवर्तन, कोई इनोवेशन, कोई नया परिवर्तन, कोई नई चीज को स्वीकार करना पसंद नहीं करता है। साम्यवादी विचारधारा के भाई लाल झंडा वाले लोग, भाकपा वाले, CPI ML कम्युनिस्ट पार्टी लोग। हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि भारत में जब पहली बार ट्रैक्टर जब आ रहा था, तो पूरे भारत में एकदम पूरी तरह से क्या है, एकदम बवाल मचा दिया था कि बाप रे बाप, भारत में अब ट्रैक्टर आ रहा है, भारत की रोजगार एकदम बिल्कुल अब छीन जाएगा। जो अभी तक मजदूर लोग माथा में टोकरी में मिट्टी सामान सब ढो रहे थे, अब ट्रैक्टर के माध्यम से ढोया जाएगा, अब सब लोग बेरोजगार हो जाएगा। मतलब साम्यवादी विचारधारा के लोग, पुरानी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग कभी भी किसी भी प्रकार के नए परिवर्तन को स्वीकार करता नहीं, पारदर्शिता को स्वीकार करता ही नहीं है। IMF ने सीधा, WB ने एकदम सीधा कह दिया कि देख, जो सोवियत संघ जो है ना, सोवियत है ना जी, जो सोवियत जो संघ है, तुम्हारा जो विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है? साम्यवाद, साम्यवादी विचारधारा पर तुम्हारा शासन व्यवस्था चलता है। और उधर तुम्हारा जो प्रतिद्वंदी है अमेरिका, वो पूंजीवादी विचारधारा पर चलता है। तो तुम्हें एक ही शर्त पर हम तुमको वहां पर तुम्हें मदद करेंगे। IMF और WB ने कह दिया कि एक ही शर्त पर हम तुम्हें मदद करेंगे, तुमको साम्यवादी से किस ओर आना पड़ेगा? पूंजीवादी विचारधारा की तरफ आना पड़ेगा। पूंजीवादी विचारधारा की, पूंजीवादी विचार मतलब साम्यवादी विचारधारा को तुम त्यागो और पूंजीवादी विचारधारा को तुम अपनाओ, तब हम तुम्हें मदद करेंगे। किसको कह रहा है? सोवियत संघ को कह रहा है। कौन कह रहा है? IMF और WB कह रहा है ना। अब ये कह रहा है कि तुम्हें पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, और पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने के लिए तुमको उदारीकरण अपनाना पड़ेगा।
आप समझते होंगे कि भाई अब उदारीकरण क्या होता है। तो आप लोग 10th क्लास के पॉलिटी में, 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सारे शब्द आप लोग पढ़े होंगे, है ना जी। तो वही अब आई हमें अब कह रहा है क्या, तुम साम्यवादी को छोड़ करके पूंजीवादी को अपनाओ, और पूंजीवादी तभी तुम अपना सकता है जब तुम उदारीकरण की नीति को अपने देश की अर्थव्यवस्था में लागू करेगा, तब तुम्हारा देश की अर्थव्यवस्था, हम जो पैसा जो मदद जो देंगे, अर्थ जो मदद देंगे, तभी तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। अन्यथा ये साम्यवादी विचारधारा से तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाले नहीं है। सोवियत संघ ने सशर्त इन सारी चीजों को मान लिया कि ठीक है, अच्छी बात है कि हम पूंजीवादी विचारधारा को अपना लेंगे, हम उदारीकरण को भी अपना लेंगे। सोवियत संघ सहमत हो गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का मतलब यह होता है कि हमने यहां पर देखिए कि लिख दिया कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसे कानून या ऐसे नियमों में ढील देना। कोई कड़ा कानून है, कोई कड़ा कोई नियम है, उसमें ढील देना, या उस नए कानून को, उस कड़े कानून को पूरी तरह से समाप्त कर देना, कानून को क्या कर देना, बिल्कुल हटा देना, ताकि जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। समझ रहे जिस बात को, तो इसको कहलाता है उदारीकरण। फिर से आप समझिएगा, उदारीकरण का मतलब कि कोई ऐसे कड़े कानून, कोई ऐसे कड़े नियम जिसमें ढील दिया जाए, जिसमें नरमी दिया जाए, लिबरलाइजेशंस को लाया जाए, या तो फिर उस कानून को पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। लेकिन सोवियत संघ में क्या था, साम्यवादी विचारधारा था। तो साम्यवादी विचारधारा को हटाने के लिए, उसको पूंजीवादी को अपनाने के लिए फिर उसको उदारीकरण की नीति को अपनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी बात को। देखो, पूंजीवादी विचारधारा जो है ना, मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दे करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। मतलब कि अमेरिका वहीं पर था, क्या वह पूंजीवादी विचारधारा का था, है ना जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब भारत देश में नई नई मोबाइल जब लॉन्च जब हुआ था, तो उसमें एकमात्र सिम कार्ड मिलता था BSNL का। क्या, भारत संचार निगम लिमिटेड सरकारी कंपनी थी, है ना जी। BSNL, क्या, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी, ये BSNL, इसी के एक तो कार्ड मिलती थी। लोग कार्ड लेने के लिए एकदम 2 दिन पहले से एकदम लाइन में एकदम खड़ा रहता था। तो उसके बावजूद यार कोई अगर ले आता था सिम कार्ड, अगर कहीं से ले करके आ जाता था ना BSNL का, तो लगता था अरे वाह, हमको तो लग रहा है कि उसको तो ऐसा बुझाता था कि हमें एवरेस्ट फतह करके आए हुए, क्या जी। अरे एक तो सिम कार्ड एकदम चालू होने में 10 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का समय लगता था। आज वैसा है क्या? तो BSNL क्या था, एक सरकारी कंपनी थी। क्या, सरकारी कंपनी, सरकारी। BSNL कौन सी थी, सरकारी कंपनी थी। आज इसका नामो निशान है, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर। इसके स्थान पर कितने सारे निजी कंपनी लोग आ गया, एयरटेल है, वोडा है, रिलायंस है, बहुत सारे हैं ना जी, क्या जी, बहुत सारी। ये सारी कंपनी क्या हो गई, पूरी तरह से मरनासन अवस्था में। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि BSNL क्या है कि एक सरकारी कंपनी, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं। BSNL क्या है कि एक सरकारी कंपनी, आप जानबे करते हो कि सरकारी कंपनी के जितने भी सारे जो कर्मचारी होता है, कौन, कर्मचारी, सरकारी किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी सब क्या होता है, सब कोरिया होता है, सब कोरिया होता है। सरकारी कर्मचारियों का एक कहावत बड़ी सटीक बैठता है, क्या जानते हो, 12 बजे के पहले भेंट नहीं और 2 बजे के पहले लेट नहीं। सरकारी दफ्तर 10 साढ़े 10 बजे खुलता है, तुम 12 बजे जाओ तो मजाल है को तोरा मिल जाएगा कि पता चलेगा अभी तक है ये। और जब तक 2 बजे तक तुम तो जाएगा, तब तक नहीं अभी सब साहब आए थे भी चल गए। तो 12 बजे के पहले लेट नहीं और 2 बजे के बाद भेंट नहीं, सब कोरिया होता है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख को, पहली तारीख को जाकर के वेतन उठा लेना है।
सरकारी कंपनी के जितने भी सारे जो कर्मचारी होते हैं वो सब के सब कोरिया होता है। अब इसमें क्या क्या एकदम आने वाले समय में किन किन सारी चीजों का परिवर्तन होना चाहिए, इसको क्या मतलब है, कर्मचारियों को गोड़ पसार के आराम से वेतन उठा रहा है, क्या इनोवेशन करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, ग्राहकों की क्या डिमांड है, कहाँ टावर नहीं काम कर रहा है, कहाँ क्या परिवर्तन होना चाहिए, कोई मतलब है? इसका वेतन रुक रहा है तो क्या कंपनी विकास करेगा कि विनाश करेगा? विनाश करेगा। यही सारा चीज सोवियत संघ में हो रहा था, यही सारा चीज सोवियत संघ में हो रहा था। समझ रहे जी बात को? यही सारा चीज सोवियत संघ में जब हो रहा था और इसी का विरोध साम्यवादी कर रहा था कि बाप रे बाप, जितने भी सारे सरकारी कंपनी सब निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा, निजी प्राइवेट कंपनी बना दिया जाएगा, लोगों की सरकारी नौकरी छिन जाएगी। कमाल का बात है। आपने कभी सोचा है हमारे देश की जनता जो है ना, शिक्षा चाहिए प्राइवेट में, इलाज चाहिए प्राइवेट में, समझ रहे जी, सब कुछ प्राइवेट में चाहिए, लेकिन नौकरी खाली सरकारी होनी चाहिए, दामाद सरकारी होनी चाहिए, और सब कुछ प्राइवेट में उसको पसंद है। जमीन बेच के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन दामाद अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला मिल जाएगा तो उसको बड़ी भारी तकलीफ हो जाती है। सब कुछ प्राइवेट चाहिए, दामादे खाली चाहिए सरकारी विभाग वाला, चौटा कहीं का। यही सारा चीज सोवियत संघ में हो रहा था, जिसको साम्यवादी विचारधारा इसको परिवर्तन करना चाहता ही नहीं था। यहां तक बात में समझ में आ गई? तो IMF और WB ने सोवियत संघ को एक शर्त पर सहायता देने की बात कही कि तुम साम्यवादी विचारधारा को छोड़ करके पूंजीवादी विचारधारा को अपना, और पूंजीवादी विचारधारा तुम तब अपना पाओगे जब तुम अपने देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को लाओगे। मतलब तुम्हारे देश में अर्थव्यवस्था के विकास करने के लिए जो कड़े कड़े जो कानून है, कड़े कड़े जो नियम है, उन सबों में तुम ढिलाई बरतो, उन सभी नियमों को तुम हटाओ, ताकि तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिले, बूस्ट मिल सके, तुम्हारी देश अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ सके। सोवियत संघ ने मान गया कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक आपको बात को समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? अभी तक आपने ये समझा, इतनी दूर तक बात को समझा, अभी तक आप यहां पर इस पॉइंट तक आप देखिए, सोवियत संघ नुकसान में चल रहा था कि नहीं? सोवियत संघ नुकसान में चल रहा है ना, पूरी तरह से एकदम नुकसान में चल रहा है, एकदम पूरी उसकी अर्थव्यवस्था एकदम घाटे में चल रहा है ना। अब सोवियत संघ को एकदम पूरी तरह से छटपटी सूझ गया है कि भैया हम किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करें। कोई भी छोट व्यापारी हो, बड़े व्यापारी या कंपनी वाला हो या कोई भी हो, जब घाटे में जब चलने लगता है तो वो अपना कुछ उपाय तो करता है नहीं कि कैसे हम इसको संभालें, हमारी घाटा की जो अर्थव्यवस्था जो चल रही, घाटे के व्यापार चल रहे, हम उसमें सुधार करें, ऐसा कोई भी सोचता है ना। उसी प्रकार से सोवियत संघ पूरी तरह से घाटे में चल रही थी, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम पूरी तरह से चौपट हो गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सोवियत संघ के नेताओं में एकदम छटपटी दिख रहा था कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। अर्थात कहने का मतलब शॉक थेरेपी, मैंने एक वर्ड लिखा है शॉक थेरेपी। क्या लिखा है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का कोशिश कर रहा था सोवियत संघ। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? नुकसान उठा करके फिर उसकी भरपाई करने की कोशिश करना, शॉक थेरेपी कहलाता है। सोवियत संघ अभी तक घाटे में चल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था, अब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए अब तरह तरह के कोशिश कर रहा है सोवियत संघ ने। अर्थात अब उसको डैमेज जो हुआ है, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सोवियत संघ, जिसको क्या कह रहे हैं? शॉक थेरेपी कह रहे हैं। कहने का मतलब अपने से क्या करो, घर में एकदम चिलोही से हाथ काट लो और अपने से फिर मरहम पट्टी करो, मतलब डैमेज कर लिया और फिर कंट्रोल कर रहा है, शॉक थेरेपी कहलाया। क्या? शॉक थेरेपी। समझ रहा जी? तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, तो इसे आघात द्वारा उपचार कहने का मतलब कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को जो आघात जो लगा था, जो घाटा जो हुआ था, जो नुकसान जो हुआ था, उसकी उपचार अर्थात उसको इलाज अर्थात उसको सुधारने की कोशिश कर रहा था, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया शॉक थेरेपी।
अगले चैप्टर में न मतलब अगले क्वेश्चंस में शॉक थेरेपी क्या होता है ये एक अलग क्वेश्चंस बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी हमने आपको बता दिया क्या शॉक थेरेपी कहा गया। समझ गए जी शॉक थेरेपी का मतलब डैमेज कंट्रोल, अर्थव्यवस्था जो डैमेज हो गया था फिर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाने लगा, तब इसी को कहते हैं क्या आघात सह करके, मतलब नुकसान सह करके फिर से उसकी क्या करना भरपाई करना, क्या कहलाया शॉक थेरेपी कहलाया। समझ में आ रही बात, शॉक थेरेपी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए कि शॉक थेरेपी के तहत सोवियत संघ ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की जब कोशिश किया गया, सोवियत संघ ने उदारीकरण को भी अपना लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये शॉक थेरेपी के तहत इसका नुकसान की भरपाई होगा कैसे, अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी। सो अब यहां पर नीचे पॉइंट में हमने कि सोवियत संघ में जितने भी बड़े बड़े सरकारी कंपनी थे, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं, क्या सरकारी कंपनी। आपने पहले ही भी बताया कि सरकारी कंपनी वाला सब लेबर लोग जानबे करते हो कि क्या होता है, कंपनी तो विनाश में जाए चाहे विकास में जाए उसको वेतन से मतलब है, सब कोरिया बन जाते हैं, काम धंधा तो ठीक से करता नहीं, ना टाइम से आएगा ना टाइम से जाएगा, कुछ नहीं, महीना में 4 दिन छुट्टियां मार देगा। तो साम्यवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत संघ में जितने भी बड़े बड़े जो उद्योग थे, जितने भी बड़े बड़े जो इतने भी सारे उद्यम था, कंपनी थी, वे सभी कंपनी जो थी वह कौन सी थी, सरकारी कंपनी थी। उन कंपनियों में काम करने वाले, उन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी लोगों को सब सरकार के द्वारा वेतन मिलता था। अब सरकार कर्मचारी लोग अगर आप काम नहीं करेगा और बैठ के एकदम सिर्फ एकदम महीने महीने वेतन उठाता रहेगा, नुकसान में जाएगा कि विकास में जाएगा, सो बता तो नुकसान होगा कि नहीं, नुकसान होगा ना। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इसी कारण नुकसान में पहुंच गया, जिसके वजह से उसको शॉक थेरेपी अपनाना पड़ा, जिसके वजह से उसको साम्यवादी को छोड़ करके पूंजीवादी को अपनाना पड़ा। पूंजीवादी तब अपनाना पड़ा उसको जब उसको उदारीकरण को जब अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सोवियत संघ में जितने भी सारे बड़े बड़े सरकारी कंपनी थे, उन सभी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सस्ते दामों में बेच दिया, सस्ते दामों में बेच दिया। अब जब सस्ते दामों में जब बेच दिया तब इसी को कहा गया गैराज सेल कहा गया। अभी ने लास्ट पॉइंट में आ रहा है, इसी को क्या कहा गया, गैराज सेल कहा गया। अब इस पॉइंट को फिर से मैं थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सस्ते दर पर बेच दिया गया, सस्ते दर पर बेच दिया गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं ये सरकारी कंपनी है, मान लेते हैं कि ये BSNL बता रहे थे ना, BSNL ये सरकारी कंपनी है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, सब कोरिया लोग बन गया है। तो सरकार क्या करती है, जब कोई भी संस्था, सरकारी संस्था ठीक तरीके से जब काम जब नहीं करने लगती है, तब इसको किसी सरकारी, किसी मतलब निजी कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों, क्या किसी प्राइवेट कंपनी के, निजी कंपनी के हाथों क्या करती है, बेच देती है। और जितने भी सारे जो निजी कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी होता है, सरकारी तो क्या होता है कि उसमें कर्मचारी लोग काम करेगा तभी उसको मुनाफा होगा। तो निजी कंपनी का मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में, अभी तक क्या है कि सरकार इसका मालिक है, लेकिन इसको जब बेच देगा तो क्या हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति इसका मालिक हो जाएगा। और वह व्यक्ति जब पूंजी लगाया है, खरीदा है, तो वह मुनाफा कमाना चाहेगा। जब मुनाफा कमाना चाहेगा तो कर्मचारियों से वह काम कराएगा, जब कर्मचारियों से जब काम कराएगा तब कंपनी आगे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, उसको फायदा पहुंचने लगेगा ना, फायदा पहुंचेगा ना। वही किया सोवियत संघ ने कि सोवियत संघ में जितने भी सारे जो बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी, उन सभी सरकारी कंपनियों को जो सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करता था मजदूर लोग, अब उन सभी सरकारी कंपनियों को किसको दे दिया, सब बड़े बड़े निजी कंपनियों को दे दिया, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिया कि भैया हमसे नहीं चलेगा, अब तुम ही इसको चलाओ, मेरे बस के चलाने की बात नहीं है। सस्ते दामों पर बेच दिया, एकदम सस्ते दामों पर बेच दिया, निजी कंपनियों को बेच दिया। इसी को कहा गया गैराज सेल कहा गया। क्या कहा गया, गैराज सेल कहा गया। बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या था कि सोवियत संघ के सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। तो सोवियत संघ में जितने भी उस वक्त जो जितने भी सारे जो बड़े बड़े सरकारी कंपनी थे, उद्यम थे, फैक्ट्रियां थी, जो सरकार के द्वारा वेतन
दिया जाता था, सरकार उसकी देखरेख करती थी, सरकार के जिम्मे ये सारी चीजें थी। अब सरकार ने क्या किया, जब उदारीकरण को अपनाया और पूंजीवादी नीति को जब अपनाया सोवियत संघ ने, तब उन सभी सरकारी कंपनियों को, उद्यमियों को किस में बेच दिया, प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। सरकार का बोझ हल्का हो गया ना, सरकार को वेतन भी कम देना पड़ेगा ना, उत्पादन भी अधिक होगा ना, मुनाफा भी अधिक होगा ना, देश की अर्थव्यवस्था एकदम सर पर दौड़ने लगेगी ना। और इस प्रकार से सोवियत संघ ने इस तरीका को अपनाया जिसको कहा गया क्या, गैराज सेल कहा गया। सेल मतलब बेचना, बेचना। सारी सरकारी कंपनियों को उठा उठा करके प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिया कि ले जाओ भैया, तुम्हें देख रेख करो, तुम्हें अब देख रेख करो। इन्हीं सारे चीजों का साम्यवादी राजनीतिक दल के लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहा था, काफी ज्यादा विरोध कर रहा था, समझ रहे जी। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो सरकार के द्वारा बहुत सारे निजी क्षेत्रों में कई सारे सेक्टर खोलने पड़ते हैं। बिना प्राइवेट सेक्टर का, बिना निजी सेक्टर का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सरकार के भरोसे, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के भरोसे या सरकार के वेतन, सरकार के द्वारा वेतन प्राप्त जितने भी सारे वेतन भोगी कर्मचारी हैं, वे देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे निजी कंपनियों, निजी उद्यमियों की भी आवश्यकता होती है, जो बहुत बाद में सोवियत संघ को होश में आया। तब तक क्या था, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक तो अमेरिका एकदम पूरी तरह से छलांग तो लगा चुका था। समझ रहे जी बात को। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त।